वेलकम बैक एवरीवन। जो यूपी पीसीएस वाली हमारी सीरीज चल रही थी वो काफ़ी टाइम से होल्ड है, उसको कंटिन्यू करते हैं। अक्टूबर में एग्ज़ाम है उसका। तो उसकी जो प्लेलिस्ट थी यूपी पीसीएस 2025 वाली, उसमें 23 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे और ये होगा टेस्ट नंबर 24। ठीक है, प्रैक्टिस करंट अफेयर्स के प्रश्नों की ही करेंगे। ठीक है, 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? देखिए, भारत जो है वो एल्युमिनियम के प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर आ गया है। तो इसमें प्रथम स्थान पूछा है, शीर्ष देश पूछा है, तो शीर्ष देश है चीन। ठीक है, और काफ़ी सालों से है चीन, और भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। 2025 में एल्युमिनियम उत्पादन में चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन का एल्युमिनियम उत्पादन वैश्विक उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है, और वर्ष 2024 में 43 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया था। भारत जो है वो एल्युमिनियम उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की तीसरी बैठक 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, यह 8 से 9 अप्रैल 2025 को नेपाल काठमांडू में आयोजित हुई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है, पूछ रहा है। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की तीसरी बैठक 2025 ये नेपाल के काठमांडू में हुई। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, 8 से 9 अप्रैल। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। दूसरा भी सही है। ठीक है, क्योंकि बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की बैठक है तो कृषि मंत्री आ गए। अगर बिम्स्टेक वाली होती बैठक तो प्रधानमंत्री का रोल हो जाता। अब दोनों के दोनों करेक्ट हैं, गलत कोई है नहीं। तो असत्य पूछ रहा है, इनकरेक्ट कौन सा है इसमें? कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो आंसर डी लगाएंगे इसका। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो फुल ईयर के लिए। ये नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। देखिए, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है क्योंकि दोनों सही हैं। 8 से 9 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की तीसरी बैठक नेपाल के काठमांडू में आयोजित हुई। ठीक है, इसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के कृषि मंत्रियों की भागीदारी हुई, और यही सभी देश बिम्स्टेक के मेंबर भी हैं। देखिए, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री, नाम है उनका शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इस बैठक का उद्देश्य क्या है? देशों के बीच चल रहे कृषि सहयोग को और मजबूत करना। तीसरा प्रश्न है, जून 2025 में जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य 2025-26 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इंग्लिश में बोलते हैं, इसके द्वारा रेपो दर या रेपो रेट में 50 आधार अंक की कमी की गई। इसके अनुसार रेपो दर 6% से घटकर 5.5% रह गई है। ठीक है, ये जून 2025 की है। इससे पहले अप्रैल में जो है 25 आधार अंकों की कटौती की गई थी, फिर उसके बाद जून में भी 50 आधार अंकों की कटौती की गई। ठीक है, ठीक है। तो 6% तो पहले ही हो गई थी अप्रैल में। अब और 50 आधार अंकों की कटौती कर दी गई है, तो 6% से घटकर 5.50% रह गई है। तो दोनों के दोनों सही है, यहाँ पर सी है इसका आंसर। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा यानी मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कमी की है, और यह बाजार की उम्मीद से अधिक है। रेपो रेट 6% से घटकर 5.5% रह गई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, इनका नाम याद रखिएगा, इन्होंने ऐलान किया इसका। अच्छा, होता क्या है रेपो दर, अगर पूछ ले तो क्वेश्चन बनाकर। देखिए, रेपो रेट जो है वह दर होती है जिस पर आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों यानी कॉमर्शियल बैंकों को ऋण देता है। ये है इसका आंसर। तो रेपो रेट यह वह दर होती है जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को ऋण यानी लोन देता है। जब यह दर बढ़ती है तो आरबीआई को जब यह दर बढ़ती है तो बैंकों को आरबीआई से जो प्राप्त होने वाला ऋण है वो महंगा हो जाता है। घटती है तो सस्ता हो जाता है।
ठीक है, जिससे ग्राहकों को मिलने वाले होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन आदि महंगे हो जाते हैं। आरबीआई महंगाई में कमी लाने के लिए क्या करता है? बाजार में रुपए की तरलता को बढ़ाता है, घटाता है? लिक्विडिटी को घटाता है, कम कर देता है। ऐसा वह रेपो रेट को बढ़ाकर करता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में ये सब टर्म जो है स्टेटमेंट बनाकर पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस कृति को प्रदान किया गया है? द व्हाइट टाइगर, इन ए फ्री स्टेट, हार्ट लैम्प, कैरोस। कैरोस के लिए तो 2024 को मिला था, 2025 के लिए मिला है हार्ट लैम्प। ठीक है, इसकी लेखिका हैं बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक द्वारा लिखित लघु कहानी संग्रह जिसका नाम क्या है? हार्ट लैम्प। इसका अनुवाद किसने किया है? दीपा भास्ती ने अनुवाद किया है अंग्रेजी में। ठीक है, इन्होंने कन्नड़ का है ये। वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता और ये पहली कन्नड़ कृति है। ठीक है, कन्नड़ की कृति है हार्ट लैम्प। ठीक है, लेखिका का नाम है बानू मुश्ताक और इसका अनुवाद किया आज अंग्रेजी में दीपा भास्ती ने। दोनों की दोनों भारतीय हैं ये। ठीक है, भारतीय क्षेत्र साहित्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है ये। हार्ट लैम्प में है क्या? हार्ट लैम्प में पितृसत्ता के अधीन महिलाओं के संघर्ष को चिन्हित करने वाली कहानियां हैं जो वंध्या साहित्य आंदोलन की प्रतिध्वनि है और लैंगिक भेदभाव के सार्वभौमिक विषयों पर प्रकाश डालती हैं। आपको ज्ञात हो कि वर्ष 2024 का यानी पिछले साल का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो जेनी अर्पनवेक द्वारा लिखित यानी लेखिका का नाम ये है और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित कैरोस को प्रदान किया गया था। ये उपन्यास का नाम है या पुस्तक का नाम है? क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। मार्च 2025 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कितने कथन है इसमें? 3 कथन है यहाँ पर। इस सूचकांक में 163 देशों में आतंकवादी गतिविधियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। आतंकवाद से सबसे प्रभावित देशों के इस सूचकांक में पाकिस्तान शीर्ष स्थान पर और सूचकांक में भारत को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। बिल्कुल, जो सबसे आतंकवाद से प्रभावित देश है वो पाकिस्तान नहीं है, वो है बुर्किना फासो। पाकिस्तान दूसरा है, 163 देश इसमें शामिल हैं। तो करेक्ट पूछा है, दूसरे वाले को हटा दीजिए तो 1 और 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, यानी कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? सी वाला। देखिए 22 मार्च 2025 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये वो संस्था है जो जारी करती है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक को। इस सूचकांक का ये 12वां संस्करण था 2025 में। 163 देशों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, 163 देशों में आतंकवादी गतिविधियों का तुलनात्मक अध्ययन करके आतंकवाद और उसके प्रभाव का तथ्यात्मक विश्लेषण जो है किया गया है। अच्छा, इस सूचकांक में जो है स्कोर दिया जाता है। स्कोर 0 अगर जिस देश का है ना तो उसका मतलब है सबसे कम, और जिसका स्कोर बढ़ता जाएगा यानी स्कोर 10 हो जाएगा तो वो सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित होने वाला देश है। आतंकवाद से प्रभावित 3 देशों की बात करें सबसे अधिक जो प्रभावित है और इसका स्कोर देखें उनका, तो बुर्किना फासो प्रथम स्थान पर है, 8.581 का स्कोर है इसका। उसके बाद पाकिस्तान है और तीसरा इसमें सीरिया है। भारत वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में 14वें स्थान पर है। भारत का स्कोर है 6.411। इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान तो हो ही गया दूसरे स्थान पर, श्रीलंका 20वें स्थान पर है, नेपाल 68वें स्थान पर, बांग्लादेश 35वें स्थान पर, चीन 49वें स्थान पर, भूटान और श्रीलंका 100वें स्थान पर। ठीक है, जितनी रैंक बड़ी होती जाएगी इसमें उतना कम आतंकवाद से प्रभावित देश है वो। नंबर 7 पर आ जाइए। मार्च 2025 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इस सूचकांक में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को 128वां स्थान प्राप्त हुआ है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में। बिल्कुल ये एक सही है, दोनों के दोनों कथन सी है इसका आंसर। मार्च 2025 को अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया गया इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स या आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक
इस सूचकांक में कुल 184 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। इस सूचकांक में सिंगापुर को शीर्ष स्थान है और भारत का इसमें स्थान है 128वां। और भारत का स्कोर कितना है? 53वां। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखना इनको। अब आ जाइए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश का कुल बजट कितना है? ये इमेज किसी दूसरे क्वेश्चन की यहाँ लग गई। कितना है? 8,08,736 करोड़ रुपए। एग्जैक्ट नंबर में याद रखिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 फरवरी 2025 को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया। यह जो बजट है ना, वो पिछले वित्त वर्ष के बजट की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? अधिक है या कम है? अधिक है। कितना? 9.8% अधिक है। तो इस प्रश्न की इमेज थी वो। क्वेश्चन नंबर 9 है, अप्रैल 2025 में अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा 2025 कहाँ आयोजित हुई? ऑस्ट्रिया के वियना में, भारत के नई दिल्ली में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, या फिर उज्बेकिस्तान के ताशकंद में? यह हुई है ताशकंद, उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। 4 से 5 अप्रैल 2025 को अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा 2025 उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित हुई। भारत के जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। बिरला दोनों सही हैं। 10वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? अभी रिसेंटली हंगरी जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के 125 सदस्य देश हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का सदस्य नहीं है, लिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। देखिए, ऊपर के तीनों सही है, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड के द हेग में है, न कि पेरिस के, फ्रांस में। यूनेस्को का है पेरिस, फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विपरीत जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है वो संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के 125 सदस्य देश हैं वर्तमान में, 125 मेंबर कंट्री हैं। ना तो भारत, ना ही रूस, ना ही संयुक्त राज्य अमेरिका, ना ही चीन, ना ही यूक्रेन, ना ही इजराइल अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के सदस्य हैं। कोई भी सदस्य नहीं है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। 7 अप्रैल 2025 को T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? भारतीय बल्लेबाज पूछ रहा है। यह उपलब्धि दूसरे खिलाड़ियों ने ऑलरेडी ले रखी है। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल सबसे तेज T20 में 13,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं विश्व के। लेकिन ये भारतीय पूछ रहा, तो भारतीय हैं विराट कोहली। और वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो विराट कोहली बन गए दूसरे। 7 अप्रैल 2025 को भारत के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले वो पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि मुंबई इंडियंस के खिलाफ IPL 2025 के मुकाबले के दौरान हासिल की। कोहली से पहले T20 में 13,000 रन क्रिस गेल ने, एलेक्स हेल्स ने, शोएब मलिक ने और कीरोन पोलार्ड ने पूरे कर लिए हैं। कोहली सबसे तेज यह रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं, ठीक है, विश्व के। कोहली ने 386वीं T20 पारी में 13,000 रन पूरे किए। उनसे आगे वेस्टइंडीज़ के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल हैं, जिन्होंने 381 पारियों में 13,000 रन पूरे करने की उपलब्धि हासिल की थी। तीसरा नाम आ जाए तो एलेक्स हेल्स। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने वित्त वर्ष 25-26 के बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है? 1,000 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए, 900 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए। MSME के लिए जो राशि है उत्तर प्रदेश के बजट में, इस साल के बजट में, वो है 1,000 करोड़ रुपए की। ये है इसका आंसर। ठीक है, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम MSME के लिए उत्तर प्रदेश ने जो धनराशि आवंटित की है वो 1,000 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त जो दूसरी योजनाओं के लिए राशि है वो भी याद रखिएगा, जैसे कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु 700 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।
मत्स्य संपदा योजना के लिए 195 करोड़ रुपए रखे गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 485 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना या पीएम आवास योजना के लिए 4,848 करोड़ रुपए। मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन के लिए 4,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और प्रधानमंत्री श्री योजना या पीएम श्री योजना के लिए 300 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 13वां प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल आधारित हरित कचरा प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश का कोई भी शहर नहीं है, ये स्थापित किया जा रहा है इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल आधारित हरित कचरा प्रसंस्करण संयंत्र इंदौर में स्थापित किया जा रहा है। यह संयंत्र 55,000 वर्ग फुट क्षेत्र में बिचौली हप्सी में स्थापित किया जाएगा, जिसमें इंदौर नगर निगम और निजी कंपनी एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की भागीदारी होगी। नंबर 14 पर आ जाइए। मार्च 2025 में भारत के दूरसंचार विभाग ने व्हाट्सएप के साथ मिलकर स्कैम से बचाव अभियान को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। स्कैम से बचाव अभियान किस कंपनी के सहयोग से दूरसंचार विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? गूगल, मेटा, टेलीग्राम, माइक्रोसॉफ्ट। इसका आंसर है मेटा। मेटा नया नाम है फेसबुक का, ठीक है, पुराना नाम फेसबुक है और ये फेसबुक वालों का ही व्हाट्सएप चल रहा है। मार्च 2025 में दूरसंचार विभाग ने व्हाट्सएप के साथ मिलकर स्कैम से बचाव अभियान को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की। यह मेटा का सुरक्षा अभियान है, ठीक है। मेटा यानी फेसबुक का पुराना नाम है, पुराना नाम फेसबुक, नया नाम मेटा। जो किस लिए है? ये ऑनलाइन धोखाधड़ी और स्पैम के खिलाफ नागरिकों को जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 18 मार्च 2025 को लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच किस परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU हस्ताक्षरित हुआ है? लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच एक MOU साइन जो हुआ है वो हुआ है संसद भाषणी के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। AI की सहायता से ट्रांसलेट किया जाएगा, जो अलग अलग क्षेत्रीय लोग हैं वो अपनी अपनी भाषाओं में सुन सकते हैं। देखिए, 18 मार्च 2025 को लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच संसद भाषणी AI समाधान के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU हस्ताक्षरित हुआ है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव उपस्थित थे। संसद भाषणी पहल का उद्देश्य संसदीय कार्यों में बहुभाषीय समर्थन और प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए एक व्यापक इन हाउस AI समाधान प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग पर राष्ट्रीय संगोष्ठी सह प्रदर्शनी 2025 कहाँ आयोजित हुई? यह आयोजित हुई है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। 18 से 19 मार्च 2025 को जैविक खेती पर राष्ट्रीय संगोष्ठी सह प्रदर्शनी 2025 गाजियाबाद में आयोजित हुई। इसे राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद द्वारा आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेय कार्यक्रम लंदन 2025 लंदन UK में आयोजित हुआ। इसमें कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों कथन। सी है इसका आंसर। IFE अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं पेयजल कार्यक्रम 2025 लंदन में 17 से 19 मार्च तक आयोजित किया गया। यह खाद्य एवं पेय उद्योग के लिए एक व्यापारिक कार्यक्रम था। इसमें 27,000 से अधिक उद्योग के नेताओं ने भाग लिया और 1,500 से अधिक आपूर्तिकर्ताओं ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया और विशेषज्ञों ने अपने ज्ञान और अनुभव को साझा किया।
लंदन में हुआ ये। स्पैरो, गोरैया। विश्व गोरैया दिवस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 20 मार्च को विश्व भर में विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। गोरैया उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। गोरैया की घटती आबादी वातावरण में या पृथ्वी पर प्रदूषण का संकेत है, बढ़ते हुए प्रदूषण का संकेत है। 20 मार्च को हर साल विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है, करेक्ट है। उत्तराखंड का जो राजकीय पक्षी है वो हिमालयन मोनल है, गोरैया नहीं है। गोरैया बिहार राज्य का राजकीय पक्षी है और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का राजकीय पक्षी है गोरैया। केवल पहले ही सही है यहाँ पर। तो 20 मार्च 2025 को संपूर्ण विश्व में विश्व गोरैया दिवस यानी वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया। क्यों मनाते हैं ये दिवस? संपूर्ण विश्व में गौरैया के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और गौरैया की घटती आबादी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। मुख्य विषय क्या है इस साल का? आई लव स्पैरो। गौरैया जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और बिहार राज्य का राजकीय पक्षी है। गौरैया का जंतु वैज्ञानिक नाम है पासर डोमेस्टिकस। उत्तराखंड का जो राजकीय पक्षी है वो है हिमालयन मोनल। हर साल डाउन सिंड्रोम, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। देखिए 21 मार्च 2025 को संपूर्ण विश्व में विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया। डाउन सिंड्रोम का ये जो नाम है वो ब्रिटिश चिकित्सक जॉन लैंगडन डाउन के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इस सिंड्रोम के बारे में सबसे पहले 1866 में पता लगाया था। डाउन सिंड्रोम की अनुमानित घटना दुनिया भर में 1000 में से एक से लेकर 1100 जीवित जन्मों में से एक के बीच होती है। ठीक है, होता क्या है इसमें, क्या है ये? एक जेनेटिक डिसीज, आनुवांशिक विकार है ये, जिसमें क्रोमोसोम 21 में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम के जुड़ने की उपस्थिति के कारण होता है ये। यानी 46 की जगह 47 हो गए। ठीक है, सामान्य गुणसूत्र मनुष्य में कितने होते हैं? 46 होते हैं क्रोमोसोम। 46 की जगह अगर 47 हो गए, एक एक्स्ट्रा आ गया, तो वही है डाउन सिंड्रोम बच्चा। ठीक है, लेकिन डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोगों में 46 नहीं होते, 47 गुणसूत्र होते हैं और इसके कारण वे अलग दिखते हैं तथा अलग तरीके से सीखते हैं। हाल ही में एक बॉलीवुड फिल्म आई थी सितारे जमी पर, इसमें डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों की कहानी को दर्शाया गया था। आमिर खान प्रोडक्शन में बनी, मुख्य भूमिका में आमिर खान ही थे। 20वां प्रश्न है, विश्व जल दिवस के बारे में सही कथन है। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है ना, गलत है पहला स्टेटमेंट। विश्व जल दिवस 2025 का विषय ग्लेशियर संरक्षण है, ये ठीक है। और ये दिवस हर साल 1993 से मनाया जा रहा है, ठीक है। ये भी दूसरा तीसरा सही है, जहाँ जहाँ एक है उसको हटा दीजिए। देखिए विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है और इस वर्ष का विषय ग्लेशियर संरक्षण है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के पिघलने और जल संकट की गंभीरता पर प्रकाश डालता है। एक अनुमान है पृथ्वी के जो ग्लेशियर है 2050 तक 1/3 तक पिघल जाएंगे, जो वर्तमान स्थिति है उससे। विश्व जल दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1993 से हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? मीठे पानी के महत्व पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करना और जल संकट के बारे में जागरूकता बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत को 118वां स्थान प्राप्त हुआ है और विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में भारत को 118वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी करेक्ट है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में आइसलैंड नहीं बल्कि फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है।
तो यहाँ पहला और दूसरा सही है केवल, ठीक है, यानी बी है इसका आंसर। 20 मार्च को मनाया जाता है हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, और यह दिवस 2013 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है, ठीक है, विश्व भर में खुशी के महत्व को समझने के लिए। भारत का 118वां स्थान है 147 देशों में। फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, न कि आइसलैंड को। अगला प्रश्न है, बुकर पुरस्कार 2024 के बारे में सही कथन है। अमेरिकी लेखिका सामंथा हार्वे ने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार जीता। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है पेन टैब में, इसलिए अभी चल नहीं रहा है वो। ऑर्बिटल पुरस्कार जीतने वाली अंतरिक्ष संबंधी पुस्तक है। ये जो ऑर्बिटल है वो बुकर पुरस्कार जीतने वाली अंतरिक्ष संबंधी पुस्तक है। देखिए बिल्कुल ठीक है दूसरा वाला स्टेटमेंट। अमेरिकी नहीं बल्कि ब्रिटिश लेखिका हैं ये सामंथा हार्वे, जिन्होंने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए जीता है बुकर पुरस्कार 2024। केवल पहला क्या पूछा है, सही, सही केवल यहाँ पर दूसरा है। तो ब्रिटिश लेखिका हैं ये सामंथा हार्वे, जिन्होंने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार 2024 जीता है। ये जो ऑर्बिटल है वो अंतरिक्ष संबंधी पुस्तक है, और वर्ष 2019 में मार्गरेट एटवुड के बाद सामंथा हार्वे बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला हैं। इसके बीच में पुरुष ही जीत रहे हैं, ठीक है। बुकर पुरस्कार जो है वो 1969 में यूनाइटेड किंगडम में बुकर पुरस्कार की स्थापना हुई थी। यह पुरस्कार हर साल सर्वश्रेष्ठ सतत तथा साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। प्रारंभ में राष्ट्रमंडल देशों के लेखकों को प्रदान किया जाता था, लेकिन अब यह पुरस्कार दुनिया भर के लेखकों के लिए उपलब्ध है, चाहे वो किसी भी मूल के क्यों ना हो, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में लिखा होना चाहिए कोई कहानी संग्रह उपन्यास, ठीक है, तथा यूके या आयरलैंड में प्रकाशित होना चाहिए वो। और बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोनों अलग अलग पुरस्कार हैं, याद रखना। नंबर 23, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के संदर्भ में असत्य कथन है। यह पुरस्कार बानू मुश्ताक के तमिल कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को मिला है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद सामंथा हार्वे ने किया है। इस पुरस्कार में 10,000 पाउंड की पुरस्कार राशि मिलती है, जो लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक के तमिल नहीं बल्कि कन्नड़ी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को मिला है, गलत है पहला स्टेटमेंट। इसका अंग्रेजी में अनुवाद सामंथा हार्वे ने नहीं किया, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया दीपा भास्ती ने। सामंथा हार्वे को तो 2024 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में 10,000 नहीं बल्कि 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि मिलती है, जो लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से साझा की जाती है। अब कोई भी सही नहीं है इसमें, तो असत्य ही पूछा था, तीनों की तीनों इनकरेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। देखिए वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक के कन्नड़ी कहानी संग्रह न कि तमिल हार्ट लैम्प को मिला है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है दीपा भास्ती ने। हार्ट लैम्प इस पुरस्कार को जीतने वाली कन्नड़ साहित्य की या कन्नड़ भाषा की पहली पुस्तक है। बानू मुश्ताक की बात करें तो कर्नाटक की लेखिका हैं, वकील हैं और कार्यकर्ता हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के तहत जो 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि मिलती है वो लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित की जाती है, यानी ये धनराशि विभाजित होगी बानू मुश्ताक और दीपा भास्ती के बीच में 25-25 हजार पाउंड। पच्चीस प्रश्न एडेड हैं। 24वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के बारे में सही कथन है। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का विषय वन और भोजन है, यानी फूड, फॉरेस्ट एंड फूड। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों, ये सी है इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को संपूर्ण विश्व में इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। मुख्य विषय थीम वन और भोजन, यानी फॉरेस्ट एंड फूड। उद्देश्य क्या है, वन संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा वर्तमान और भावी पीढ़ी के विकास को सुदृढ़ करना, सुदृढ़ बनाना। अंतिम प्रश्न है, प्रतिवर्ष यानी हर साल विश्व ग्लेशियर दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी पर जीवन की संभावनाओं को बने रहने के लिए इन ग्लेशियरों का बना रहना आवश्यक है। 21 मार्च को मनाया जाता है हर साल।
देखिए 21 मार्च 2025 को विश्व ग्लेशियर दिवस मनाया गया। ग्लेशियर जो हैं वो प्रकृति के जमे हुए प्रहरी हैं। ये पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र के लिए आवश्यक हैं। ये महत्वपूर्ण मीठे पानी के जलाशय और ग्रहों के स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। ग्लेशियरों में निरंतर गिरावट वैश्विक समुद्र स्तर की वृद्धि में योगदान दे रही है। एक अनुमान है कि वर्ष 2050 तक पृथ्वी के 1/3 से अधिक ग्लेशियर लुप्त हो जाएंगे। तो 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे ये, ठीक है। इसी से रिलेटेड प्रश्नों की सीरीज हमने आरओ में भी चलाई थी। यूपीपीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। फुल टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं फुल ईयर के लिए। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, ठीक है। मतलब ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके 9560112583।